हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय गणित वार्षिक मूल्यांकन 2026 मतलब वार्षिक परीक्षा 2026 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है 17 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि शून्य हो जाएगा। तो 17 में कौन सी संख्या जोड़ें कि शून्य हो जाए, तो -17। ठीक है, क्योंकि जब 17 -17 होगा तो 17 में से 17 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -17। दूसरा है 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 3, 4 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक को हम मोड कहते हैं। बहुलक होता है कि बहुत सारी संख्याओं में से जो सबसे अधिक बार आती है। ठीक है, बहुलक वह संख्या है जो सबसे अधिक बार आती है। इसमें से जो सबसे अधिक बार आया है वही क्या होगा, इसका बहुलक होगा। तो देखिए, सब सर्वाधिक कौन आया है, एक कितने बार है, 1, 2, 3, एक आया है हमारा 3 बार। 2 देखिए, 1, 2, 3, 4 बार, 2 हमारा आया है 4 बार। इसके बाद 4 आया है 2 बार और 3 आया है 1 बार। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, 2, कितने बार, 4 बार। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, खाली स्थान का 25% बराबर 9। तो मान लिया जाए कि खाली स्थान पर कोई संख्या x है, माना इस तरह से, माना संख्या x है। ठीक है, तो x का 25% मतलब बटे 100 बराबर 9। तो x का मतलब क्या होता है, गुना 25/100 बराबर 9। अब देखिए, इसे 25 से 4 बार में काट देंगे, 4, 1/4। तो इस तरह से लिखते हैं, x गुने 1/4 बराबर 9। अब इसे आपस में गुना कर लेते हैं, तो x/4 बराबर 9। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x बराबर 9 चक 36। मतलब यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, खाली स्थान पे हो जाएगा हमारा 36। देखिए यहाँ भी है ऑप्शन में 36। तो 36 का 25% कितना होगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 सेंटीमीटर किनारा वाला 2 घनों को सटाकर बने घनाभ की ऊंचाई बताइए। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घनों को सटाकर बने घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि जब हम 2 घन को सटाएंगे तो क्या होगा, उसकी इस तरह का 2 घन को जब हम सटाएंगे तो क्या होगा, घन को जब सटाएंगे तो सिर्फ क्या बढ़ेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ऊंचाई उतनी ही रहेगी और चौड़ाई भी उतनी ही रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जब हम 2 घनों को सटा देंगे तो वो कैसा रूप ले लेगा, एक घनाभ का। तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी, जो घन की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। x और y के योग का आधा के लिए बीजीय व्यंजक। अब देखिए, x और y 2 पद हैं, x और y, और जब हम x प्लस y जोड़ेंगे और उसके आधे
योग का आधा, योग का आधा क्या हो गया x प्लस वाई बटे 2, तो आंसर हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सही के सामने राइट एवं गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाएं। दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। तो दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। हाँ, कम होता है। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते किसे हैं, उचित भिन्न कहते किसे हैं। तो उचित भिन्न जो होता है वैसे भिन्न होता है जिनके अंश जो है हर से छोटा होता है। अंश जो है वह हर से छोटा होता है, अंश हर से छोटा होता है। जैसे देखिए दो उचित भिन्न लेते हैं, एक हम लेते हैं 1/4 और एक लेते हैं हम 2/3। ठीक है, एक 4/5 और एक 2/3। अब देखिए इसे हम आपस में गुना करते हैं तो 4/5 गुने 2/3 बराबर क्या हो गया 8/15। देखिए 8/15 जो है वह इस दोनों भिन्न से छोटा है, इस दोनों भिन्न से क्या है छोटा है। और नहीं तो इसे हम चेक कर लेते हैं, नीचे कितना है इसका 15 है, तो सभी को नीचे 15 कर लेते हैं। तो इसे जब 15 करेंगे तो 5 के 15 तो ऊपर भी गुना होगा, तो यह हमारा हो जाएगा 10/15। देखिए यह बड़ा हो गया, यह क्या है छोटा है। अब इसे भी अगर करते हैं तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12, तो 12/15। तो इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, यह देखिए 8/15। तो कहने का मतलब है कि उचित भिन्न में जब दो उचित भिन्नों को हम गुना करेंगे तो जो उसका गुणनफल आएगा वह इस दोनों से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, प्रत्येक से छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। समीकरण है x - 1 बराबर 5 में x का मान 4 होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं x - 1 बराबर 5। तो x बराबर क्या होगा, अब देखिए -1 है, अगर हम इसका साइड चेंज करेंगे, इस साइड से उस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, यह अपने साथ जो चिन्ह लगाए हुए हैं वह चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाता है 6। यहाँ क्या है x का मान 4, इसका मतलब क्या है यह रॉन्ग है। ठीक है, पहला प्रश्न में टिक लगाने में हमसे गलती हुई है। तो देखिए जैसा कि हमने इसे बनाया है कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। तो हाँ कम होता है, ठीक है, कम होता है तो इसमें राइट का टिक लगेगा। ठीक है, कम होता है। ठीक है, दो उचित भिन्नों का जो गुणनफल होता है वह दोनों भिन्न से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। संख्या 0 न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक है। संख्या 0 न तो धनात्मक पॉजिटिव है और न ही ऋणात्मक निगेटिव है, तो सही है। ठीक है, शून्य क्या होता है, एक तटस्थ संख्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक आयत में एक ही सममित रेखा होती है। नहीं, एक जो आयत होता है हमारा जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, इसमें दो सममित रेखा होती है, दो, एक ऐसे और एक ऐसे, दो सममित रेखा होती है। 11 का पावर 0 और 19 का पावर 0 का मान बराबर है। तो हाँ, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1।
किसी भी संख्या का अगर पावर शून्य है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए 11 का पावर शून्य बराबर 1 और 19 का पावर शून्य बराबर भी 1। तो यह कथन क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं कि दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुणा किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। तो हाँ, कम होता है। ठीक है, कम होता है तो इसमें राइट का टिक लगेगा। ठीक है, कम होता है। ठीक है, दो उचित भिन्नों का जो गुणनफल होता है वह दोनों भिन्न से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। संख्या 0 न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही ऋणात्मक है। संख्या 0 न तो धनात्मक पॉजिटिव है और न ही ऋणात्मक निगेटिव है। तो सही है। ठीक है, शून्य क्या होता है? एक तटस्थ संख्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक आयत में एक ही सममित रेखा होती है। नेक्स्ट है हमारा, एक आयत में एक ही सममित रेखा होती है। नहीं, एक जो आयत होता है हमारा, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसमें दो सममित रेखा होती है, दो, एक ऐसे और एक ऐसे, दो सममित रेखा होती है। 11 का पावर शून्य और 19 का पावर शून्य का मान बराबर है। तो हाँ, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर पावर शून्य है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। किसी भी संख्या का अगर पावर शून्य है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए 11 का पावर शून्य बराबर 1 और 19 का पावर शून्य बराबर भी 1। तो यह कथन क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तीसरा है हमारा, स्तंभ अ से स्तंभ ब का सही सही मिलान कीजिए। तो देखिए, कह रहा है दो रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो रेखाओं को काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसे देखिए, इस तरह की दो रेखाएं हैं और उसे कोई रेखा अगर इस तरह से या इस तरह से काटती है तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। तो दो रेखाओं को काटने वाली रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए इस तरह से दो रेखाएं हैं और कोई लाइन इसे इस तरह से काट रही है तो इसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। दूसरा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। 2 गुने 10 की पावर 3 बराबर क्या होगा? तो देखिए, 2 गुने 10 की पावर 3 का मतलब है 10 का 3 बार गुना। अब इसे गुना कर लीजिए तो 2 पर कितना शून्य होगा? 1 2 3। तो देखिए किस में है 2 पर 3 शून्य? इसमें है, तो यह इससे मिल जाएगा। अगला है 2 गुने 1000 की पावर शून्य। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी संख्या जिसकी पावर शून्य होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो। तो 2 गुने 1 है, तो 2 गुने 1। तो 2 गुने 1 बराबर 2। 2 किस में है? देखिए इसमें। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बना लेते हैं। एक आयत इस तरह से, और आप जानते हैं कि आयत पर
सभी चार कोण जो है वह 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का, या समकोण बनाती है। तो इसका जो विकर्ण होगा वह इस तरह से होगा। विकर्ण कितना है? 41 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर। हमें यह निकालना है चौड़ाई। तो आप देख रहे हैं कि एक विकर्ण जब हम खींचते हैं तो इस तरह का दो त्रिभुज बनता है एक जैसा, और दोनों त्रिभुज कैसा बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा बन रहा है? समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए, तो समकोण त्रिभुज में इसका एक सूत्र होता है, या कर्ण निकालना हो, या लंब निकालना हो, या आधार निकालना हो। ठीक है, आयत में जो है लंबाई, चौड़ाई, लंबाई यह हो गया, चौड़ाई और यह विकर्ण मिलकर क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज बनाता है। और समकोण त्रिभुज में हम उपयोग करते हैं कुछ भी निकालने के लिए, लंबाई निकालना हो, चौड़ाई निकालना हो, या विकर्ण निकालना हो, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय को। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है? कुछ भी लीजिए, कर्ण ही लेते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, मतलब लंबाई स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय के द्वारा, पाइथागोरस परिमेय के द्वारा सूत्र से, पाइथागोरस रूल के हिसाब से हम लगाते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 41 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर बराबर लंबाई कितना है? 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस चौड़ाई हमें निकालना है, यह मालूम नहीं है तो स्क्वायर। अब देखिए, इसका मान रखते हैं, तो 41 का स्क्वायर क्या होता है? 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 40 का 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक तरफ कर लेते हैं इसे, तो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर 1681 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौड़ाई स्क्वायर बराबर 1681 में से 1600 जाएगा तो कितना बचेगा? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा? जैसे ही स्क्वायर किसी संख्या का हटाते हैं, उसके अपोजिट साइड वाला संख्या क्या होता है? रूट में चल जाता है। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर। स्क्वायर हटने पर क्या होता है? अंडर रूट में चला जाता है, इसलिए चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है p बराबर 2, तो -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए p बराबर क्या है? p बराबर 2। ठीक है, अब देखिए -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7, यह हमारा व्यंजक है।
इसमें हमको p बराबर 2, p का मान कितना है 2 है, तो -3, p का मान 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4, p का मान 2 प्लस 7, -3, 2 का 2 बार गुना मतलब 4 प्लस 4 गुने 2 प्लस 7, तो -12 प्लस 8 प्लस 7। ठीक है, अब इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 7 15 में से -12, तो -12 प्लस 15 बराबर क्या होगा 3। ठीक है, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न है हमारा, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है, तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14। मान लिया जाए कि यह एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी है। ठीक है, वृत्त में क्या होता है, केंद्र होता है, जहां से पथ की जो यह परिधि है उसकी दूरी प्रत्येक स्थान से समान होती है। ठीक है, मतलब यह बीच में होता है, केंद्र में। अब कह रहा है वृत्ताकार फूलों की जो क्यारी है उसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ, तो इस स्थान से इस स्थान तक की 4 मीटर चौड़ा पथ। चलिए एक पथ बना लेते हैं। ठीक है, यह कितना है 4 मीटर, प्रत्येक स्थान पे क्या होगा 4 मीटर ही होगी दूरी, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। अब कह रहा है फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। व्यास का मतलब है कि परिधि के एक छोर से सेंटर से होते हुए अगली छोर तक की दूरी, यह क्या हो गया व्यास हो गया। व्यास कितना है 66 मीटर, तो यहां से यहां तक कितना है 66 है, और इस स्थान से इस स्थान तक कितना है 4 मीटर है, और इस स्थान से भी इस स्थान तक कितना है 4 मीटर है। मतलब एक छोटा वृत्त है और एक बड़ी वृत्त है। ठीक है, तो छोटी वृत्त का जो व्यास है, छोटी वृत्त का व्यास कितना है 66 मीटर। ठीक है, छोटी वृत्त का व्यास 66 मीटर, और बड़ी वृत्त का व्यास कितना होगा, देखिए 66 और यहां से यहां तक 4 कितना हो 70, और यहां से यहां तक 4 और जोड़ दीजिए, तो 66 प्लस 4 प्लस 4 मीटर, तो कितना हो गया 74 मीटर। ठीक है, अब चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारी का व्यास, व्यास को हम डायमीटर कहते हैं, इसलिए इसे डी से डिनोट करते हैं। बराबर कितना है देखिए, क्यारी का 66 मीटर। अब देखिए फूलों की क्यारी की, अब देखिए व्यास जान रहे हैं तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या को कहते हैं हम रेडियस, छोटा आर, बराबर 66/2 बराबर 33 मीटर। रेडियस देखिए कहां से कहां तक हुआ, इस स्थान से इस स्थान तक क्या होता है रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस का कहलाता है। इसे हम व्यास का आधा भी कह सकते हैं। रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ठीक है, अब देखिए पथ की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई, पथ की चौड़ाई कितना है 4 मीटर।
तो अब हम कह सकते हैं कि पथ सहित बाहरी वृत्त की व्यास डी बराबर 66 प्लस 8 मीटर बराबर 74 मीटर। अब देखिए पथ सहित बाहरी वृत्त की त्रिज्या बराबर 74/2 मीटर बराबर 37 मीटर। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र, पाई आर, बड़ी वृत्त है तो बड़ा आर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यह बाहरी वृत्त है मतलब बड़ा वृत्त मान लेते हैं, तो बड़ी आर से इसे डिनोट कर लेते हैं, माइनस छोटी वृत्त पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में पाई है तो कॉमन ले लेते हैं पाई को, और इसमें आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यह पाई हो गया, बड़ी आर है, इसकी वैल्यू कितनी थी 37 मीटर, तो 37 का स्क्वायर माइनस 33 माइनस 33 का स्क्वायर बराबर पाई इंटू 37 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसे बना लेते हैं, तो 37 प्लस 33 इंटू। अब देखिए इसमें पाई कॉमन हो गया, 37 33 कितना हो गया 70 हो गया, और 37 माइनस 33 कितना हुआ 4 हो गया। अब इसे आपस में गुना कर लेते हैं, तो पाई गुने 70 चक 280। ठीक है, अब पाई का मान क्या कहा है प्रश्न से 3.14 गुने 280 बराबर, जब आप इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 879.2। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से पथ का क्षेत्रफल क्या हो गया, इतना हो गया। पथ का क्षेत्रफल बराबर 879.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस स्थान पर हम इसे इस तरह से बना सकते थे, पाई इस तरह से 37 का स्क्वायर क्या होता है 1369, इस तरह से भी हम बना सकते थे मीटर स्क्वायर, माइनस 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089 मीटर स्क्वायर। इस तरह से भी हम जब इसे घटाएंगे तो 1369 माइनस 1089 कितना होगा 280 मीटर स्क्वायर। तो यही चीज देखिए फिर से आ गया। सेम इस तरह से भी कर सकते थे और इस तरह से भी होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसी में अथवा में है। देखिए एक टोकरी सेब, संतरों तथा आमों से भरी है। एक टोकरी है जिसमें सेब हैं, संतरे हैं तथा आम है। यदि टोकरी में 50% सेब है, 20%
आम है और 45 संतरे हैं। देखिए सेब और आम क्या है, प्रतिशत में है और संतरे संख्या में है। तो टोकरी में सेब और आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले संख्या में कौन है, संतरा है, तो संतरों का प्रतिशत निकाल लेते हैं। संतरों का प्रतिशत, संतरों का प्रतिशत कितना होगा, तो देखिए कुल कितना प्रतिशत होता है, कुल परसेंटेज बराबर 100, ठीक है 100%। अब देखिए इसमें 50% सेब है और 20% आम है, तो संतरा कितना परसेंट है, तो संतरों का प्रतिशत बराबर 100% माइनस सेब प्लस आम का प्रतिशत। तो सेब कितना है 50% प्लस आम कितना है 20%। 100% माइनस 20 और 50 कितना हुआ, 50 20 70%, ठीक है। अब देखिए जब इसे आपस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30%, मतलब संतरा कितना है 30% है, ठीक है। संतरे का प्रतिशत, संतरों का प्रतिशत बराबर 30%, ठीक है। अब देखिए पता क्या करना है, तो टोकरी में सेब और आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोकरी में सेब और आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए कुल फलों की संख्या ज्ञात करना है। माना कुल फलों की संख्या x है, ठीक है। तो x का 30% बराबर 45 मान सकते हैं। कहाँ से, संतरे से। संतरे कितने पीस थे 45 थे और वो कितने प्रतिशत हुए 30%। जब 30% संतरा था तो वह कुल 45 संतरा था, ठीक है। तो x का 30% बराबर कितना हो गया 45 हो गया, मतलब कुल का एक 30% क्या है, संतरे हैं 45। तो देखिए कुल कितने फल हैं यह निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x गुने 30% मतलब 30/100 बराबर 45। एक शून्य से एक शून्य, 3 से यह कितना बार में कट गया 15 बार में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x बराबर 150 फल, मतलब कुल फल कितने थे 150 थे। कुल फलों की संख्या 150, कुल फलों की संख्या, कुल फलों की संख्या बराबर 150। तो अब देखिए सेब का निकालते हैं। तो सेब की संख्या, सेब की संख्या कुल कितना है 150, सेब का प्रतिशत कितना था 50, तो 150 का 50%, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 15 पचे 75। तो सेबों की संख्या 75 थी। तो आमों की संख्या भी निकाल लेते हैं। आमों की संख्या कुल कितना है 150
आम कितना था 20%, तो 20/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 दूना 30। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न में, तो टोकरी में सेब और आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोकरी में सेबों की संख्या संख्या 75 और आमों की संख्या 30 है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रश्न को हम इस स्थान से भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए इस स्थान से, यहां से संतरों का प्रतिशत कितना था 30%, तो 30% बराबर कितने संतरे हैं 45 है। तो देखिए इस तरह से भी हम हल कर सकते थे कि 30% बराबर 45। ठीक है, 30% बराबर 45, तो 1% बराबर 45/30। तो आम कितना था 50% था। ठीक है, तो 50% बराबर कितना होगा फिर। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से 15 बार में, तो 15×5 = 75। ठीक है, तो इस ऐसे भी हम आमों की संख्या निकाल सकते थे। ठीक है, 30% में 45 हुआ, तो 50% में 75। ठीक है, उसी तरह सेब का भी निकाल लेते हैं हम कि 30% बराबर 45, तो 1% बराबर 45/30, तो कितना 20%, तो 20% बराबर 45/30 गुने 20। 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से 15 बार में, 15 दूना 30। इस तरह से भी हम निकाल सकते थे, लेकिन बाई प्रोसेस हमने इसे पूरी तरह से बनाया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।